Okay. So the product of the day is contractors all risk insurance. Contractors all risk insurance means CAR and even EAR. Both products we will take up together today. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि ये जो पॉलिसी आज हम लेने जा रहे हैं CAR और EAR, both of them belongs to the engineering section. मीन्स ये दोनों इंजीनियरिंग की पॉलिसियाँ हैं। और इंजीनियरिंग सेक्शन किसको कहते हैं या इंजीनियरिंग इंश्योरेंस किसको कहते हैं वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के मायने होते हैं किसी भी ऐसी रिस्क के फाइनेंशियली सेफ गार्ड करना या इकोनॉमिकली सेफ गार्ड करना, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं: ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट और मशीन्स एंड इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इन तीनों में से कोई एक भी हो सकती है। ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मीन्स कोई किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट मीन्स कहीं मशीनरी या कोई इक्विपमेंट या कोई इरेक्शन कार्य हो रहा है। और मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन प्रोजेक्ट ऑपरेशन मीन्स जो ऑलरेडी लग चुके हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जो ऑपरेट हो चुका है, उनकी मेंटेनेंस या रिपेयर या उनकी सेफ्टी के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। तो ये तीनों इंजीनियरिंग का पार्ट है। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की खास बात ये होती है कि इसमें क्रिएशन होता है, डिजाइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स होती हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग उस रिस्क को कहते हैं जहां पर कि इस तरीके की नई चीज़ों का निर्माण होता है या क्रिएशन होता है या डिजाइनिंग होती है। अगर ऐसा होगा तो उसके साथ रिस्क भी इंक्रीज होगी, यानी कि जोखिम भी बढ़ेगा। और जब जोखिम बढ़ेगा तो उसके लिए नई नई पॉलिसीज भी ईजाद करनी पड़ेंगी। वो पॉलिसियाँ पर्पज स्पेसिफिक होंगी। पर्पज स्पेसिफिक मायने हैं कि अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके लिए ये तो ज़रूरी है नहीं कि आप DOS दे दें या उसको MLOP दे दें। आपको ये देखना होगा किस पर्पज़ के लिए कौन सी पॉलिसी देनी है, और ये पर्पज़ रिस्क टू रिस्क रेफर करेगा। अब जैसे CAR पॉलिसी हम कहाँ देंगे और क्यों देंगे, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना कंट्री जो है इस वक्त बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि बहुत तेज़ी से रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, इंफ्रा डेवलप हो रहा है। यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जहाँ पर बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो कि कंट्री में सोसाइटी के लिए यूजफुल होती हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, डैम्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, या अदर सच कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। किसी भी कंट्री में जब इतनी तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा हो तो जाहिर है कि वहाँ रिस्क भी बढ़ेगी, मल्टीपल टाइम में रिस्क बढ़ जाएगी। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए ही इंजीनियरिंग की पॉलिसियाँ चाहिए होती हैं। तो वो पॉलिसियाँ रिस्क टू रिस्क रेफर करती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कैटेगराइजेशन है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का। अब इसमें दो तरीके से पॉलिसीज को डिवाइड किया गया है। एक तो वो पॉलिसी जो कि एनुअल है, दूसरी वो पॉलिसी जो कि लॉन्ग टर्म की हैं, जिनको कि प्रोजेक्ट इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है। एनुअल पॉलिसी हमेशा वहाँ दी जाती हैं जहाँ पर कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशन में हो, रनिंग में हो, उनकी मशीनरी की मेंटेनेंस, रिपेयर या सेफ्टी के लिए दी जाती हैं। जैसे CPI कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी, EAI इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस, MBD मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, BPP बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस। ये सब उनके लिए है जहाँ पर कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट रनिंग में है। कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट पे हो सकता है।
तो इन जगह पर जो एनुअल पॉलिसी दी जाएगी, उस एनुअल पॉलिसी के मायने ये हैं कि ये 12 महीने की नॉर्मली होती है, कम की भी हो सकती है पर ज़्यादा की नहीं हो सकती। 12 महीने की होगी, इसका मतलब एक्सपायरी डेट को ये पॉलिसी रिन्यूएबल है, और जब एक्सपायरी डेट पे ये पॉलिसी रिन्यू होगी तो उसकी टर्म्स कंडीशंस वगैरह को चेंज किया जा सकता है एट दी ऑप्शन ऑफ द प्रपोजर। वो जो भी जिस सिचुएशन में भी उसकी मशीनरीज हैं उनकी टर्म्स कंडीशन चेंज करा सकता है रिन्यूअल पर। दूसरी पॉलिसी है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जिनको प्रोडक्ट इंश्योरेंस के नाम से एक बार जाना जाता है। ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनमें आती है कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क और इरेक्शन ऑल रिस्क। इनके मायने ये हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। अब मान लिया प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट नहीं होता, दूसरे साल में भी आपको 6 महीने लग जाते हैं, 10 महीने लग जाते हैं, या 2 साल में भी नहीं होता है, 2.5 साल लग जाता है, तो ऐसी पॉलिसियाँ रिन्यू नहीं होती, एक्सटेंड हो जाती हैं, और ये तब तक चलती हैं जब तक कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए इनको प्रोजेक्ट इंश्योरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर, ये एनुअल हो या लॉन्ग टर्म हो। इंजीनियरिंग पॉलिसीज का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है जिसको हम फेज फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं, पहला कंस्ट्रक्शन फेज, दूसरा ऑपरेशन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज के मायने ये हैं कि वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑपरेशन फेज के मायने ये हैं कि वो ऑलरेडी रनिंग में है, चल रहा है। तो ऑपरेशन फेज में तो वही रनिंग पॉलिसीज आएंगी जो कि एनुअल पॉलिसीज की कैटेगरी में आती हैं नॉर्मली, जैसे मशीनरी ब्रेकडाउन, बीपीपी, मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट, सीपीएम, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटेड रिस्क, ईईआई, डिटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक रिस्क, डीओएस, ये सब ऑपरेशन फेज में आ जाएगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन फेज में जो पॉलिसी आएंगी उनमें वही सीएआर, ईएआर, मैरिन कमरेक्शन और एट द मोस्ट एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट या डिले इन स्टार्टअप। ये एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट या डिले इन स्टार्टअप भी इन पॉलिसियों के साथ दी जाती है। तो ये कंस्ट्रक्शन फेज के लिए बनी हुई है और दूसरे फेज ऑपरेशन फेज के लिए है। तो 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के पॉलिसीज का। नॉर्मली ये सारी की सारी पॉलिसियां पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है, एक तरीके की है। सभी कंपनियां एक ही तरीके से इनको इशू करती हैं क्योंकि ये सारी पॉलिसीज टैरिफ बेस्ड है। इंजीनियरिंग का टैरिफ होता था, उठ रहा है, जो कि आज भी पॉलिसीज के, प्रपोजल्स के, रेटिंग के और इवन टर्म्स, कंडीशंस, वर्डिंग्स एंड क्लॉजेस के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया गया कि प्राइस फ्री कर दी गई है। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी प्राइस चार्ज कर सकती है और नए एंडोर्समेंट बनवा सकती है। अदरवाइज बेसिक पॉलिसी के साथ किसी भी कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सब उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चल रही हैं। एड ऑन कवर जरूर नए पॉलिसीज के साथ ऐड हो रहे होंगे। तो पॉलिसियाँ और पॉलिसियों से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्योंकि इनमें वर्क कवर हो सकता है, मेंटेनेंस पीरियड हो सकता है, ऑपरेशन कवर हो सकता है, प्लस इनके अलावा ये अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के लिए हो सकती हैं। स्कूल बन रहा है तो भी यही पॉलिसी चाहिए, एयरपोर्ट बन रहा है तो भी इन्हीं में से एक पॉलिसी चाहिए, ब्रिज, डैम, टनल या कोई हार्बर बन रहा है तो भी इन्हीं में से चाहिए, कोई घर के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग या ऑफिशियल बिल्डिंग या हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है तो भी यही पॉलिसियाँ चाहिए। तो इनका सब्जेक्ट मैटर बहुत वाइड है। जिस तरीके का जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके लिए इंजीनियरिंग क्लास में एक पॉलिसी अवेलेबल है और वो दी जाएगी। तो इन पॉलिसियों में नॉर्मली 2 सेक्शन ही होते हैं, मटेरियल डैमेज सेक्शन और थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन। लेकिन ये मटेरियल डैमेज सेक्शन बहुत बड़ा होता है, वेरी वाइड इन इट्स स्कोप, क्योंकि इसमें जो भी रिस्क एक्सक्लूजन्स में नहीं है
वो सारी रिस्क कवर्ड है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पॉलिसी ऑलवेज पॉलिसी है और एक्सेप्ट एक्सक्लूजन्स ऑल रिस्क आर कवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ डेब्रीज है, प्रोफेशनल फीस है, या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, या कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, या प्रिंसिपल्स की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये सब उसमें कवर हो जाएगी। प्लस थर्ड पार्टी लायबिलिटी का सेक्शन है उसमें बॉडीली इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज दोनों कवर्ड हैं। तो ये ऑलवेज पॉलिसियाँ कहलाती हैं। और इन पॉलिसी में पीरियड ऑफ कवर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड ऑफ कवर के मायने ये है कि पॉलिसी कब शुरू होगी कब खत्म होगी, जिसको स्पेसिफाई किया जाए। क्योंकि पॉलिसी सिर्फ इशू होने से इफेक्ट में नहीं आती है, केवल दो ही कंडीशंस में इफेक्टिव होती है। पहली कंडीशन ये है कि कवर शैल कमेंस फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वर्क, यानी कि जिस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया उसी डेट से पॉलिसी शुरू हो गई। या दूसरी स्टेज वो है कि अराइवल ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट एट द प्रोजेक्ट साइट। जब प्रोजेक्ट साइट पे माल आ गया, मशीनरी आ गई, बिल्डिंग मटेरियल आ गया, तो भी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। विच एवर इज अर्लियर, यानी कि दोनों में से जो भी सिचुएशन हो। अगर आपने उसको 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन के लिए भी छोड़ा है खाली, तो इंश्योरेंस कंपनी की कोई रिस्क है ही नहीं। आपका प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट हो रहा है उसी डेट से पॉलिसी स्टार्ट हो जानी चाहिए। या प्रोजेक्ट साइट पर जो भी माल आया है, कंसाइनमेंट आया है, मटेरियल आया है, तो उस डेट से पॉलिसी स्टार्ट हो जानी चाहिए। इन दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले हो उस डेट से पॉलिसी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है व्हेन द कवर विल कमेंस। दूसरी चीज है व्हेन द कवर विल एक्सपायर। उसके लिए 3 कंडीशन है। इन 3 में से विच एवर इज अर्लीस्ट, जो भी सिचुएशन पहले हो गई पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी। कैसे? कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके प्रिंसिपल्स ने टेक ओवर कर लिया। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, बिरला ग्रुप का हॉस्पिटल बना रहा था, कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, बिरला ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पॉलिसी खत्म, अब कोई रिस्क नहीं। या पुट इनटू दी सर्विस, बिरला ग्रुप ने मान लिया कोई इंडस्ट्री डलवाई थी, इंडस्ट्री का सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ था, सारा प्लान उसके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया, इंडस्ट्री डाल दी और पुट इनटू सर्विस, यानी कि उसको स्टार्ट करके ऑपरेशन करके दे दिया, तो पॉलिसी एक्सपायर हो गई। और थर्ड, जब पॉलिसी की डेट एक्सपायर हुई। अब पॉलिसी की डेट एक्सपायर होने की गारंटी ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन पॉलिसी एक्सपायर हो गई। इन तीनों में से जो भी सिचुएशन पहले होगी उस डेट को पॉलिसी एक्सपायर हो गई। अब ये जो पॉलिसी एक्सपायर हुई और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ उस स्पेसिफाइड पीरियड में, तो क्या होगा? पॉलिसी कैन बी एक्सटेंडेड। मान लिया 4 महीने का काम बाकी है, तो 4 महीने के लिए पॉलिसी एक्सटेंड हो जाएगी, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर, सिर्फ 4 महीने का डिफरेंस अमाउंट का प्रीमियम ले लिया जाएगा, दैट्स ऑल। उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। 4 मंथ पीरियड विल बी एक्सटेंडेड। और लगता है कि पूरे साल और चलेगा अभी, और हो सकता है अगले साल भी 6 महीने चले, तो पीरियड इतना एक्सटेंड हो जाएगा। रिन्यूअल में क्या है, टर्म्स कंडीशंस चेंज करने का ऑप्शन होता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जिन लाइंस पे बना हुआ है उन्हीं लाइंस पे पॉलिसी इनिशियली स्टार्ट की जाती है, पर टाइम फैक्टर के हिसाब से उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, प्रोजेक्ट पॉलिसीज हैं, प्रोजेक्ट का कवरेज ऑल रिस्क का है, इसमें सारी रिस्क कवर्ड रहेंगी, इसलिए यहाँ उनको टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है कि CAR और ER पॉलिसियों में बेसिकली डिफरेंस है क्या, कौन सी पॉलिसी कहाँ देनी है, ये कौन डिसाइड करेगा। देखिए, पॉलिसीज में 3 चीज़ें बड़ी कॉमन है। पहली चीज़, CAR और ER दोनों इंजीनियरिंग का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क एंड इरेक्शन ऑल रिस्क। दूसरी चीज़, दोनों पॉलिसियाँ ऑल रिस्क पॉलिसी हैं,
यानी एक्सक्लूजन्स को छोड़ करके सारी रिस्क कवर है, दोनों ऑलवेज पॉलिसी। तीसरी चीज, दोनों लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोजेक्ट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म के लिए दी जा सकती हैं और प्रोजेक्ट के लिए दी जा सकती हैं। तो फिर ये कैसे डिसाइड हो कि CR देना या ER देना? उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर है वैल्यू ऑफ इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन वर्क। अगर प्रोजेक्ट की वैल्यू मान लिया 5 करोड़ है, उसमें से 50% से ज़्यादा, यानी मान लिया कि 5 करोड़ में से 3 करोड़ का सिर्फ मशीनरी, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन होना है और 2 करोड़ का कंस्ट्रक्शन होना है, तो यहाँ पॉलिसी आएगी इरेक्शन और रिस्क, क्योंकि यहाँ 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा इरेक्शन वर्क है, तो इरेक्शन और रिस्क आ जाएगी। और 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में मान लिया 3 करोड़ का कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, हॉल्स बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, और 1.5-2 करोड़ का उसमें मशीनरीज वगैरह लगेगी, तो केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 50% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसलिए वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलवेज पॉलिसी आएगी। तो टू बी वेरी सिंपल, अगर इरेक्शन की कॉस्ट, इंस्टॉलेशंस की कॉस्ट, अप्लायंसेस की कॉस्ट 50% से ज़्यादा है टोटल प्रोजेक्ट्स की, तो ER, और अगर बिल्डिंग की ज़्यादा है 50% से तो CR। दिस इज दिस सिंपल मेथड टू डिसाइड। इस पॉलिसी में कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, तो हर इंश्योरर अपनी कंपनी के रिस्क इंस्पेक्शन इंजीनियर्स रखता है, एम्प्लॉय दोनों एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एंड दिस इज द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो रिस्क इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं और रिस्क इंस्पेक्शन इंजीनियर की रिपोर्ट आने पर ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि करोड़ों का अमाउंट इन्वॉल्व है, वो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व है, तो रिस्क इंस्पेक्शन इंजीनियर की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अंडरराइटर उसी रिपोर्ट के बेसिस पर यह डिसीजन लेता है वेदर दिस रिस्क कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी प्रपोजल को डिक्लाइन करना है, एक्सेप्ट करना है, या अंडरराइटर की डिसीजन जो है वो रिस्क इंस्पेक्शन की इंजीनियरिंग की रिपोर्ट पर होगा या रिस्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर बेस्ड होगा। तो द रोल ऑफ रिस्क इंस्पेक्शन इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। सेकेंडली, एटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि ह्यूज टाइम इन्वॉल्व है, ह्यूज मनी इन्वॉल्व है, तो ये ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्टर की या प्रपोजर की या प्रिंसिपल की या ओनर की कि वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं जिसके बेसिस पर प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का डिसीजन लिया जाता है, जिसके बेसिस पर प्रपोजल की रेटिंग की जाती है। अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो उसको पहले डिस्क्लोज करना जरूरी है, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेंस कंपनी हैज द राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। अच्छा, कौन ले सकता है पॉलिसी? नॉर्मली पॉलिसी का नाम है कॉन्ट्रैक्टर सॉल्वेज, तो कॉन्ट्रैक्टर लेता है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर्स ही बनाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्टर्स तैयार करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है, प्रिंसिपल भी ले सकता है, सब कॉन्ट्रैक्टर भी ले सकता है। दे आर द पीपल हु कैन टेक द पॉलिसी। सारे के सारे इंजीनियरिंग पॉलिसियाँ इंजीनियरिंग टैरिफ से गवर्न होती हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रपोजल फॉर्म है, स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी वर्म है, पॉलिसी वर्डिंग्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स, कंडीशंस, वर्डिंग्स एंड क्लॉजेज हैं, जो कि यूनिफॉर्मली इंडिया की सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए अप्लाई होती है। Now the sum insured is adjustable at completion of the construction on the basis of actual value. प्रोजेक्ट की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सम इंश्योर्ड को एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट कर लिया जाता है। CR पॉलिसी जब भी किसी को दी जाती है तो देखा जाता है कि वो प्रोजेक्ट इंडिया में है,
सपोज आई एम ए कॉन्ट्रैक्टर, अब मैं जयपुर में एक स्टेडियम तैयार कर रहा हूँ 2 करोड़ का, और एक स्टेडियम मुझे काठमांडू में तैयार करना है, वो भी 2 करोड़ का है। दोनों प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, दोनों जगह पर मेरी लेबर काम कर रही है, दोनों जगह पर मेरे प्लांट और मशीनरी काम कर रहे हैं। तो मैं जो जयपुर में चल रहा है या इंडिया में जो इंडियन लोकेशन पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए तो CR पॉलिसी ले सकता हूँ, लेकिन इंडिया से बाहर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए मेरी CR पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। तो दिस अप्लाइज टू ऑल रिस्क लोकेटेड इन इंडिया for which the value of civil works involved is more than 50% of the total contract value। इसका मतलब कि इंडियन लोकेशन पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के लिए पॉलिसी एप्लीकेबल है। ना हु कैन टेक द पॉलिसी? प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, इनमें से कोई भी ले सकता है। इसके अलावा आप ये पॉलिसी किसको दे सकते हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, और इनके अलावा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ टाउनशिप भी ले सकते हैं। ये वो लोग हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि जिनके प्रोजेक्ट पूरे साल चलते हैं, किसी भी सिटी में चलते हैं, ऑल इंडिया में चलते हैं, हर बड़े शहर में इनके बड़े प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप NCR में जाए देखेंगे, दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वो सारा DLF का तैयार किया हुआ है। दे आर दी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ टाउनशिप। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जब चलते हैं दे नीड CR पॉलिसी। अदरवाइज और पर्पज है, जैसे ये बिल्डिंग चल रही है, रोड बन रहा है, या ये कोई ऑफिस बन रहा है, इन सबके लिए CR पॉलिसी की जरूरत है। पॉलिसी में 2 ही सेक्शन है, मटेरियल डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी। मटेरियल डैमेज इतना बड़ा सेक्शन है कि वो सारी रिस्क कवर करता है, क्योंकि ये ऑल रिस्क कवरेज है। कोई भी सडन और अनफॉर्चून लॉस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर होता है तो पॉलिसी उसे कवर करेगी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज को कवर किया जाएगा। लेकिन मटेरियल डैमेज को और अगर डिफाइन करें अपन और एलैबोरेट करें तो आप इसमें समझेंगे कि कई तरीके की रिस्क कवर की जाती है। फॉर एग्जांपल फायर पेरिल्स, अब फायर के ऑलमोस्ट सारे पेरिल्स इसमें कवर है, जैसे फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, थेफ्ट, बर्गलरी, विंडस्टॉर्म, फ्लड, इनंडेशन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, सब्सिडेंस। ये पार्ट ऑफ कवरेज है, इनबिल्ट कवरेज है। इनके अलावा कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स, डिफेक्टिव मटेरियल, वर्कमैनशिप, कोलैप्स, सब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स। इनके अलावा ह्यूमन एरर, लैक ऑफ स्किल, नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर्स, एंड लास्टली सडन और अनफॉर्चूनेट डैमेजेस जैसे एयर क्रैश हो गया, ब्लास्टिंग हो गई, ये रिस्क भी कवर है। आप किसी लॉस को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि CR पॉलिसी में क्या रिस्क कवर होगी। जैसे मैं आपको लॉस बता रहा हूँ, जैसे रियल लॉस वाइज, अब दिल्ली मेट्रो साइड पे ये लॉस होगा, तो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मटेरियल डैमेज भी है, बिल्डिंग लॉस भी है, पर्सन थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी है, और इसके अलावा कितना डैमेज हुआ है, कोई एनिमल लॉस भी हो सकता है, किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है। All those losses are covered under the CR policy। तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड हो, दिस इज इम्पोर्टेंट। सम इंश्योर्ड डिसाइड करने के लिए ये कोशिश की जाती है कि सम इंश्योर्ड एडिक्वेट हो, कम ना हो, क्योंकि पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस क्लॉज है। जहां पर अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होगा वहां एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। तो जहां भी अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो रहा है वहां सम इंश्योर्ड एडिक्वेट रहना चाहिए। और एडिक्वेट सम इंश्योर्ड निकालने के लिए क्या होगा, जितने तरीके की प्रोजेक्ट में रिस्क है सबको शामिल कर लीजिए, सबकी कॉस्ट शामिल कर लीजिए। जैसे मान लिया मेरे इम्पोर्ट है तो उसकी लैंडेड कॉस्ट एट साइट कितनी होगी, कोई मशीनरीज इम्पोर्ट की है उसको शामिल किया,
इंडिया में बनी हुई कोई मशीन है, उसकी लैंडड कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, परमानेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क कितना है, एस्केलेटेड वैल्यू कितनी है, इनके अलावा प्रोजेक्ट की कंप्लीटेड वैल्यू कितनी है, और उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, फ्रेट्स, कस्टम ड्यूटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जो भी मटेरियल है उस सबकी कॉस्ट, ये सब शामिल होना चाहिए। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक इसकी कॉस्ट हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, मल्टीपल टाइम पड़ जाए। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है, ऐसा सभी जगह होता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गई, लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई। अगर प्रोजेक्ट 1.5 साल चला, 2 साल चला, 2.5 साल चला, तो प्रोजेक्ट 5 करोड़ का था, बनते बनते 12 करोड़ का हो गया। ये पॉसिबल है और ऐसा हो जाता है। वो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैं एक नॉर्मली एग्जांपल दिया करता हूँ कि जयपुर में ही द्रव्यवती नदी बनी है, कमानीशाह नाले को कन्वर्ट किया गया। तो वो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तब वो 460 करोड़ रुपए का था, उसको बनते बनते 2.5 साल हो गया। जब वो बन के कंप्लीट हुआ तो वो 12 से 30 करोड़ रुपए हो गए, क्योंकि सारी चीजें बढ़ती रही। बिल्डिंग कॉस्ट पे बढ़ गई, लेबर भी बढ़ गई, कई जगह ऑब्स्ट्रक्शंस आए, प्रोजेक्ट रुका रहा, कई जगह कुछ बाधाएं आई, गवर्नमेंट को कंपनसेशन भी देने पड़े, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। लेकिन किसी भी सूरत में जब आप सीआर पॉलिसी किसी को दे रहे हैं तो सम इंश्योर्ड अंडर इंश्योर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि ओवर इंश्योर्ड हो तो चलेगा, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस की वजह से लॉस में कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। और यहाँ तक कि पॉलिसी के साथ एडवांस कवर भी ले लेनी चाहिए। अब जैसे सीआर पॉलिसी के साथ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, सराउंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड, एस्केलेशन, रिमूवल ऑफ डेब्रिस, सीपीएम और मेंटेनेंस, ये एड ऑन अवेलेबल है। एड ऑन के साथ ये ऑप्शन है कि कस्टमर जिसको चाहे उसको ले, जिसको नहीं चाहे उसको ना ले, क्योंकि कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट बेस्ड है। अगर आपको रिमूवल ऑफ डेब्रिस की जरूरत है या आपके प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर की ही मशीनरीज काम कर रही हैं, क्रेन है, एक्सकेवेटर है, उनकी वो रिस्क इसी पॉलिसी में कवर कराना चाहता है तो हो जाएगी। एक गारंटीड, एक सम इंश्योर्ड की लिमिट है, उतना कोई भी मशीन इसमें है तो वो कवर कर ली जाएगी। जैसे मानिए 50 लाख है, 50 लाख तक की जो भी मशीन है इसमें एज एड ऑन कवर उनको प्रीमियम लेकर के कवर कर लिया जाएगा। ज़्यादा बड़े अमाउंट की है, 2, 4, 5 करोड़ की है तो सेपरेट सीपीएम पॉलिसी ले ली। इस तरीके से सीआर पॉलिसी के साथ एड ऑन कवर भी दिए जा सकते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी दी जा सकती है। अब जैसे ये रियल लॉस इमेज है, बिल्डिंग अंडर कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉरप्शंस, तो मान लिया ये 4 फ्लोर बन चुकी थी और कोई अर्थक्वेक का शॉक आया, उससे ऊपर के दोनों फ्लोर गिर गए, तीसरा फ्लोर भी आधा गिर गया और तो जो बेस्ट ग्राउंड फ्लोर था वो भी डैमेज हो गया। इन सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्टर को सारा की सारा ही रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तक हिल गया सर, वाइब्रेट हो गया, एंड यू कैन इमेजिन द लॉसेस। अब ये जो फर्स्ट इंस्टांस में जो कुछ आपको दवाई दिखाई दे रहा है, लॉस सिर्फ इतना ही नहीं है। जब इसको मलबे को हटाया जाएगा, उसके नीचे कोई डेड बॉडीज मिलती हैं, मशीनरीज मिलती हैं, प्लांट्स मिलते हैं, वो लॉस अभी विजिबल ही नहीं। दैट इज द काइंड ऑफ लॉसेस। तो इतने ह्यूज लॉसेस जब होते हैं, दे आर ऑल पेबल बिकॉज द पॉलिसी इज ऑल दिस पॉलिसी एक्सेप्ट एक्सक्लूजन, एवरीथिंग इज पेबल। और एक्सक्लूजन में क्या है ये भी समझ लीजिए। विलफुल एक्ट, जानबूझ के अगर कोई नुकसान किया गया है, हैंडओवर टेक ओवर में कोई इन्वेंट्री पाई गई, कोई फॉल्टी डिजाइन से हुआ है, कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, जैसे पेनल्टी ऑफ डिले है, या कोई टर्म एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं हुआ है, उसके लिए कंपनसेट करना पड़ रहा है, या कोई उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है,
या किसी कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर के इंजरी हो गई है या डेथ हो गई है, या ओनर के किसी पर्सन का डेथ हो गई है या इंजरी हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो ये रिस्क कवर नहीं होगी पॉलिसी में, क्योंकि स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है। और स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होने की वजह यह है कि जैसे मान लिया कोई कॉन्ट्रैक्टर का वर्कर है, काम के दौरान उसके हाथ पैर टूट गए, ऊपर से गिर गया तीसरे फ्लोर से, दोनों टांगें टूट गई मान लिया, तो उसका कंपनसेशन ये सीआर पॉलिसी नहीं देगी। उसकी रिस्क कवर करने के लिए सेपरेट पॉलिसी है, जिसको आप वर्कमैन कंपनसेशन या एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस बोलते हैं। उसी में तो प्रिंसिपल के एम्प्लॉय कवर होंगे, उसी में कॉन्ट्रैक्टर के कवर होंगे, लेकिन सीआर पॉलिसी उनको कोई कंपनसेशन नहीं देगी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी का कवरेज भी लिया जा सकता है एडिशनल, दिस इज एन एडिशनल कवर। लीगल लायबिलिटी arising out of the property damage or bodily injury suffered by third parties near the site, क्योंकि इंश्योरर विल नॉट इंडेमनिफाई एनी क्लेम फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ और वर्कमैन of the contractor or the principal, owner or any other firm connected with, तो इनके लिए तो पॉलिसी अलग से लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी के कवरेज के लिए जब भी लिया जाता है तो लायबिलिटी एनी वन पर्सन या एनी वन एक्सीडेंट के हिसाब से डिसाइड होती है, उसमें प्रीमियम लग जाता है और उसके हिसाब से कवरेज दे दिया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, अब जैसे ये लॉस हुआ गाजियाबाद में, बिल्डिंग बन रही थी, अंडर कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थी और ये बिल्डिंग कॉलेप्स हो गई, तो दो पासर भाई यानी कि रास्ते से गुजर रहे थे, उनके ऊपर पत्थर बड़े बड़े स्लैब पड़े और वो दोनों मर गए। तो ये तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी में कवर हो गया। लेकिन इस रेस पर, इस प्रोजेक्ट पर वर्कर्स की डेथ हो गई या एम्प्लॉयज की डेथ हो गई या मटेरियल लाने ले जाने वालों की डेथ हो गई, वो भी कवर होगी, उसके लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। फिर वो वर्कमैन कंपनसेशन जो थर्ड पार्टी की डेफिनेशन में आ रहा है वो तो थर्ड पार्टी का कवरेज में मिल जाएगा, जो नहीं आ रहा है उसके लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन पॉलिसी मिल जाएगी। अब पॉलिसी में चाहे पार्शियल लॉस हो या टोटल लॉस हो, पार्शियल लॉस हो तो कंपनी ने रिपेयर कॉस्ट पे करनी है, जिससे कि वो बिल्डिंग उसी पोजीशन में रिस्टोर हो जाए जितना थी, उसमें से माइनस साल्वेज, माइनस अंडर इंश्योरेंस, माइनस कंपल्सरी एक्सेस। अगर अंडर इंश्योरेंस है तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, लेकिन साल्वेज और एक्सेस तो कटेगा। यही पोजीशन टोटल लॉस में है, यही तीनों कटेंगे। लेकिन लॉस पूरा तब मिलेगा जबकि सम इंश्योर्ड पूरा हो। सम इंश्योर्ड अगर इनकम्प्लीट है, एडिक्वेट नहीं है, तो क्लेम अमाउंट उतने ही प्रोपोर्शन से रिड्यूस हो जाएगा और फिर जो क्लेम पे किया गया है उतने अमाउंट से सम इंश्योर्ड कम हो जाएगा, उसको फिर रिस्टेट कराना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर उसको रिस्टेट नहीं कराता है तो प्रोजेक्ट तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, प्रोजेक्ट तो चल रहा है। प्रोजेक्ट में जितना भी अनएक्सपायर्ड टाइम ऑफ रिस्क है उसमें अगर कोई और लॉस और डैमेज हो गया तो उसको और नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो डिफरेंस अमाउंट दे करके सम इंश्योर्ड को रिस्टेट नहीं कराता है तो ये सब उसी को लॉस में, इंश्योरेंस कंपनी को कोई लॉस नहीं है, लॉस उसी का होना है, क्योंकि क्लेम के टाइम पर अमाउंट डिडक्ट होना ही होना है। अब जब ये पॉलिसी दी जा रही है तो प्रीमियम रेटिंग जो प्रोजेक्ट पर अप्लाई होगी वो दैट विल डिफर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अब मान लिया कोई तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है या कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कोई स्टेडियम बन रहा है या कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो ऑब्वियसली सबके रेट अलग अलग होंगे, टैरिफ के हिसाब से भी अलग अलग होंगे। टैरिफ से आपने जो रेट उठाया उस पर जो कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, जितना भी डिटेल डिस्काउंट आप देना चाहें, जितना कंपनी ने परमिट किया वो माइनस कर दीजिए, लेकिन बेसिक रेट वही टैरिफ वाली चलती है। फिर मिड टर्म कवर, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने सीआर पॉलिसी ले रखी है तो कब से शुरू हुई, या तो प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट की डेट से,
या उस साइट पर जो कंसाइनमेंट आ गया उस डेट से, क्योंकि उसकी भी सेफ्टी चाहिए, अदरवाइज वो माल डैमेज हो जाएगा। लेकिन मान लिया कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया 6 महीने पहले और पॉलिसी ली नहीं, आज वो आपके पास आता है कि मुझे CR पॉलिसी चाहिए क्योंकि मेरा 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसके लिए डिस्कवर करना, तो आपकी कंपनी भी पॉलिसी नहीं देगी, आपकी कंपनी भी मना कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट तो 6 महीने पहले स्टार्ट हो गया, आपकी तो बाउंड्री वगैरह सब खिंच गई, दीवार वगैरह खिंच गई, हॉल पूरी बन गए, अब कौन रिस्क लेगा? लेकिन अगर आप देना चाहते हैं फिर भी, तो आप 2 कंडीशंस पे दे सकते हैं। पहली कंडीशन ये कि जिस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है आपको उस डेट से प्रीमियम देना पड़ेगा, और दूसरे, जिस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उस डेट से आज तक उसमें कहीं कोई लॉस नहीं है, इसका आप राइटिंग में डिक्लेरेशन देंगे। अगर ये दोनों चीज़ें दी हैं तो हम आपको मिड टर्म कवर दे सकते हैं CR पॉलिसी का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हर कंपनी यही करेगी। स्मार्ट टर्म की पॉलिसी दी जा सकती है, अगर प्रोजेक्ट मान लिया 6 महीने का है, 9 महीने का है, 10 महीने का है, तो आप 6 महीने वाली पॉलिसी भी दे सकते हैं, 3 महीने वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाना। लेकिन पॉलिसी खत्म हो गई, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उसे रिन्यू नहीं करेंगे, एक्सटेंड करेंगे सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए जितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि इंश्योरेंस चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैंने बजाज से पॉलिसी ले रखी है, 1.5 साल का मेरा प्रोजेक्ट है, 1 साल मैंने कंप्लीट बजाज से कंटिन्यू कर लिया, लेकिन मेरे लॉसेज हुए तो मेरे को सेटल कराने में बहुत दिक्कत आई बजाज से, तो मैं बजाज से परेशान हुई। अब मैं 6 महीने के लिए पॉलिसी का एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ और आपसे लेना चाहता हूँ, तो आपके यहाँ जब मैं आता हूँ तो आप कहेंगे कि भाई हम एक्सटेंशन कैसे दे देंगे, पॉलिसी तो आपने बजाज से ले रखी है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो आपसे से लेना है, अब उनसे कराना ही नहीं, तो फिर आपकी ये कंडीशन होगी कि ठीक है हम दे तो देंगे, लेकिन जो 1 साल का प्रीमियम प्रोजेक्ट की कमेंसमेंट डेट से आपने जो दिया है वो हमको देना पड़ेगा। If the policy has been taken from one insurance company, extension cannot be given by another insurance company without taking the entire project premium. वो 1 साल का प्रीमियम भी दीजिए आप और ये 6 महीने का प्रीमियम भी दीजिए, तब हम आपको ये पॉलिसी दे सकते हैं, तब चेंज ऑफ इंश्योरर होता है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है पॉलिसी में। इस पॉलिसी में यहाँ कोई 64BB का कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस नहीं होता, क्योंकि ये टैरिफ प्रोवाइड करता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसमें 12 महीने से ज़्यादा का अगर टाइम है तो आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे सकते हैं। हायर डिस्काउंट का भी प्रोविजन है, लेकिन हायर डिस्काउंट के लिए प्रपोजर को हायर कंपलसरी एक्सेस बियर करनी पड़ती है। हायर कंपलसरी एक्सेस बियर करने का मतलब ये है कि मान लिया मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने पॉलिसी ले रखी है, अगर मैं कंपलसरी एक्सेस का 10 गुना अमाउंट खुद बियर कर रहा हूँ, कोई क्लेम नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे पॉलिसी में 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं अगर 20 गुना कंपलसरी एक्सेस बियर करने को तैयार हूँ तो मुझे 30% मिल जाएगा। ये टैरिफ का प्रोविजन है। इस तरीके से कई बार क्या होता है कि जहाँ पर टेंडर्स वगैरह निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर्स ले लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट उनसे मांगता है कि भाई पॉलिसी सबमिट करनी होगी, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट को देनी होगी ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू, तो उनको पॉलिसी खाना पूर्ति के लिए देनी होती है, बाकी वो प्रोजेक्ट अपने लेवल पर तैयार करते हैं सारा। तो ऐसे केसेस में उनको डिस्काउंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये पॉलिसी में डिस्काउंट दिया जा सकता है फॉर हायर एक्सेस एंड वॉल्यूम डिस्काउंट। इस पॉलिसी में जब भी आप किसी को देंगे, ब्रोकर के थ्रू देंगे खास तौर से, तो आपसे 2 क्लॉज मांगेगा। 50-50 क्लॉज पहला, कि हमें CR पॉलिसी के साथ 50-50 क्लॉज चाहिए। 50-50 क्लॉज की इंपॉर्टेंस वो लोग ज़्यादा जानते हैं आपसे। वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रोजेक्ट में पॉलिसी एक टर्मिनेट हो चुकी है, प्रोजेक्ट हैंडओवर हो चुका है, उसके महीने बाद 2 महीने बाद भी कोई लॉस डिस्कवर हो सकता है, और अगर लॉस डिस्कवर हुआ है तो फिर ये रीज़न पता करना मुश्किल हो जाएगा कि
ये किस पीरियड में हुआ है, पॉलिसी के टाइम में हुआ है, पॉलिसी के बाद में हुआ है। और ये रीज़न फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ लॉस करने के बावजूद भी सर्वेयर्स पता करने में फेल हो सकता है, क्योंकि लॉस तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये पता नहीं है ये आज का है या 4 महीने पहले का है। ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम डिनाई कर देगी, वी आर नॉट एट रिस्क, योर पॉलिसी इज एक्सपायर्ड, वी आर नॉट एट रिस्क। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर या ओनर ये क्लेम करेगा कि नहीं ये तो पॉलिसी पीरियड के टाइम में ही हुआ है, तो वहाँ डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो इसके लिए 50-50 क्लॉज लिया जाता है। ये 50-50 क्लॉज ये प्रोवाइड करता है कि if the reason is not ascertainable when the loss occurred, it is not possible to ascertain whether the cause of such damage happened prior to the termination of the marriage venture or subsequently। तो ये क्लॉज लेने से 50% रिस्क बियर कर लेता है कॉन्ट्रैक्टर, 50% कर लेती है इंश्योरेंस कंपनी। इसका मतलब ये हुआ दोनों में लायबिलिटी 50-50% बढ़ गई और वो डिस्प्यूट खत्म हो गया। लेकिन ये क्लॉज पॉलिसी लेते समय लेना होता है और इसका कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं होता, लेकिन ये ऑन डिमांड होता है। दूसरा क्लॉज है 72 आवर क्लॉज। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? 72 आवर क्लॉज के मायने हैं कई बार क्या होता है, ऐसे कॉज ऑफ लॉस होते हैं जैसे फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो जो लॉस हुआ है वो इमीडिएटली जो लॉस हुआ है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना सीवियर है कि वो दूसरे दिन भी और लॉस हो गया उसमें, तीसरे दिन भी और लॉस हो गया उसमें बने बनाए प्रोजेक्ट में। तो आप हर रोज इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिपोर्ट कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी हर रोज आपका क्लेम रजिस्टर कर रही है और हर क्लेम पर कंपलसरी एक्सेस अप्लाई होगा। फिर से समझिए सीक्वेंस को। मान लिया एक अर्थक्वेक आया, एक हॉस्पिटल की 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। अब अर्थक्वेक के शॉक से एक फ्लोर उठ गया टॉप का, कोलैप्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट दर्ज करा दिया सीआर पॉलिसी में। फ्लोर तो एक ही गिरा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा सीरियस था। दूसरे दिन फिर एक गिर गया, तीसरे दिन फिर आधा फ्लोर डैमेज हो गया, और ये चक्कर 4-5 दिन चलता रहा, क्योंकि इम्पैक्ट है उससे। बिल्डिंग तो हिल गई ना, वाइब्रेट हो गई ना। अब आप जितने क्लेम रिपोर्ट करोगे उतने कंपलसरी एक्सेस अप्लाई हो जाएगी। इसमें टिपिकल चीज क्या है? लोकेशन एक है, प्रोजेक्ट एक है, कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, रिस्क एक ही है, पॉलिसी एक ही है, कॉज ऑफ लॉस एक ही है, लेकिन लॉस डिफरेंट डेट्स को हो रहा है उसी रीजन की वजह से। तो नंबर ऑफ क्लेम्स आप अलग अलग डेट को रजिस्टर करा रहे हो, तो नंबर ऑफ क्लेम्स ज्यादा होने के हिसाब से हर क्लेम पर कंपलसरी एक्सेस अप्लाई होगा, और वो कंपलसरी एक्सेस इंश्योर्ड को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपलसरी एक्सेस के डिडक्ट करने के बाद ही क्लेम पे होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, 72 आवर क्लॉज ले लिया जाता है। ये 72 आवर क्लॉज ये कहता है कि विद इन 72 घंटे, यानी विद इन 3 days, 72 आवर्स, जितने भी लॉसेज होंगे उनको एक ही लॉस ट्रीट कर लिया जाएगा। तो पॉलिसी पर सिर्फ एक ही कंपलसरी एक्सेस कटेगा। तो 72 आवर पीरियड शैल बी डिसाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड इट बीइंग अंडरस्टूड एंड एग्रीड। क्योंकि 72 आवर कब से काउंट होंगे? जब वो पेरिल या इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें क्लेम्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी, कंपलसरी एक्सेस की ओवरलैपिंग नहीं होगी। इससे इंश्योर्ड को बेनिफिट हो गया। अब सीआर पॉलिसी कहाँ देनी है और ईआर पॉलिसी कहाँ देनी है, ये आप फिर से डिसाइड कर लें,
क्योंकि इरेक्शन और रिस्क भी इंजीनियरिंग पॉलिसी है, इरेक्शन और रिस्क भी ऑल रिस्क पॉलिसी है, इरेक्शन और रिस्क भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, प्रोजेक्ट पॉलिसी है, और इरेक्शन और रिस्क भी सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है। डिफरेंस केवल ये है कि वहाँ इरेक्शन का पार्ट 50% ऑफ दी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से ज़्यादा होता है। अगर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क का काम 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से ज़्यादा हो तो CR देंगे, नहीं तो ER देंगे। दिस इज CR एंड ER इंश्योरेंस। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।